सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी तुम्हारा जो दोस्तों है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में दोस्तों आने वाले हैं, जितने भी दोस्तों सीबीएसई के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एकदम वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाला है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तुम लोगों का बहुत सारा टॉपिक इस चैप्टर से डिलीटेड किया हुआ है सीबीएसई के सिलेबस से के द्वारा। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान देना है कि क्या टॉपिक तुमको पढ़ना है और क्या टॉपिक्स तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 7 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जिससे बाहर गारंटेड मैं दे रहा हूँ। तुम कॉमेंट सेक्शन में एग्जामिनेशन के बाद बता सकते हो कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया था या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, पहले देख लेते तुम लोग का टॉपिक में क्या आ रहा है 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्लोबलाइजेशन से। और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता क्या है? भूमंडलीकरण। ठीक है, हिंदी का मतलब क्या होता है इसका? भूमंडलीकरण। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोसेस है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो तुम्हें ये जानना है। ठीक है दोस्तों, और हमारा टॉपिक क्या आ रहा है एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या आ रहा है, तुम्हारा जो टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन का, ये सबसे पहले आ रहा है दोस्तों। और फिर तुम्हारा फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, और तुम्हें वो चीज़ बताना है जो फैक्टर्स जो यूजेस किए जाते हैं ग्लोबलाइजेशन में, सपोर्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं फैक्टर्स, इनसे रिलेटेड तुम्हें जानना है। और वो जो फैक्टर्स है उनको तुम एक्सप्लेन करते हुए इंडिविजुअली भी तुमको एग्जामिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है। और जो बच्चे अदर बोर्ड के हैं जिनको इस पूरे चैप्टर का पूरा पढ़ना है टॉपिक, वो जाके मेरा ओल्ड लेक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बता के रखे हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अभी हम लोग हमारे पहला क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से तुम क्या समझते हो? सबसे पहली बात है ग्लोबलाइजेशन का जो ये तुम्हारा टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन तुम जानते क्या हो? ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन है या इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू ए ट्रेड, और तुम्हारा फॉरेन के द्वारा, फॉरेन या फिर ट्रेड सिस्टम के इन्वेस्टमेंट के द्वारा बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज। यहाँ पे एमएनसीज की बातें आएंगी, लेकिन तुमको ये सब सारा चीज सीबीएसई वाले स्टूडेंट को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें पता रहना चाहिए ग्लोबलाइजेशन मतलब होता क्या है। ये इंटीग्रेशन है तुम्हारा या इंटर कनेक्शन बिटवीन द तुम्हारा कंट्रीज का, इंटरनेशनली किसी और कंट्रीज से तुम्हारा कनेक्शन किस द्वारा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट के द्वारा, बिटवीन द मतलब तुम्हारा बाय एमएनसी वगैरह के द्वारा। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड इसमें कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। क्या इफेक्ट है तुम्हारा? तो पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव डालता है, तो दिस आर द, मैंने एकदम छोटा छोटा और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दे के रखा है दोस्तों। मैंने अपने सेम नोट्स के सारे लाइन को मैंने यहाँ पे ला के तुम्हारे पास रखा है। बहुत ईजी एकदम पॉइंट है, एक बार रीड आउट कर लेना। इससे ज़्यादा ईजी पॉइंट तुमको कहीं भी यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है इस सारे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो गारंटी रहेगा एकदम तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा अगर एक बार रीड आउट कर लोगे तो। ठीक है, सारा एकदम ईजी लैंग्वेज में ईजी पॉइंट्स मैंने प्रोवाइड करके रखा है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखो मैंने 4-5 पॉइंट देकर रखा है, और इधर भी निगेटिव इंपैक्ट्स 4 पॉइंट देकर रखा है, तो तुम्हें 4-4 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट्स तो देखो क्लोजर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह है, कट इन फार्म सब्सिडीज है, फिर उसके बाद तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक फेस्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ब्रेन ड्रेन की वजह से। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड टू मार्क इट्स इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और पॉवर्टी के मामले में ग्लोबलाइजेशन तुम्हारा फेल्ड हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। निगेटिव इंपैक्ट क्या है तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? एमएनसीज हैव इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो सारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया को उसके इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए। ठीक है, तो दीज आर द थिंग। तुम लिखना कैसे तुमको है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने वर्ड का स्टॉक के साथ ईजी लैंग्वेज में आंसर्स देकर रखे हैं, तुम एक बार रीड आउट करो जरूर, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो लिखने का। ठीक है, क्योंकि तुमको एग्जामिनेशन में लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स। तुम्हें अब वही फैक्टर्स बताना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तुम्हारा जो भूमंडलीकरण है ये तुम्हारा किस फैक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबल करता है, क्या फैक्टर्स तुम्हारा जिम्मेदार है भूमंडलीकरण को करवाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस आर द फैक्टर्स जो कि तुम्हारा एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तुमको पहला फैक्टर्स तुम्हारा ये हो गया। दूसरा हो गया टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ तुम्हारा हो गया। फिर कंप्यूटर्स के बारे में भी तुम लिख सकते हो, क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर लिबरलाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स तुम लिख सकते हो। फिर तुम्हारा एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन में सारा फैक्टर्स के बारे में लिख दिया है इजी लैंग्वेज में, और थर्ड क्वेश्चन में मैंने
सिर्फ और सिर्फ पॉइंट उसका दे दिया कि क्या फैक्टर्स तुम्हारा एकदम डिपेंडेंट कर रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन में तुम्हारा वही फैक्टर्स ही बताना है कि क्या ग्लोबलाइजेशन में फैक्टर्स फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, तुम्हें ये चीज बताना है थर्ड क्वेश्चन में भी। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में एकदम स्मॉल में मैंने 4 पॉइंट देकर रखा है, तुम इसको भी लिख सकते हो और तुमको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है इसका आंसर्स मैंने 2 नंबर क्वेश्चन में देकर रखा है। देखो एक्सप्लेन करते हुए मैंने वहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हुए मैंने देकर रखा है। तो देखो पहला तुम्हारा हो गया रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा तेज गति से तुम्हारा टेक्नोलॉजी, जो तुम्हारा इतना ज़्यादा तकनीकी जो स्टेबिलिटी है, ये इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देश में देखने को मिल रहा है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, जो तुम्हारा लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है पॉलिसीज में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन को फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, वर्ल्ड बैंक वगैरह पे। चौथा तुम्हारा हो गया इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और पांचवा हो गया इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑन द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। समझ में आया, या फिर किसी भी देश का ग्लोबलाइजेशन में समझ में आ रहा हो कि नहीं। इंडिया के बारे में पूछ रहा है तब भी तुमको ये लिखना है, और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में फैक्टर्स पूछ रहा है तब भी ये लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा वही जो फैक्टर्स था उसी में व्हाट इज ट्रेड बैरियर, यहाँ पे ट्रेड बैरियर की बात आई थी, आई थिंक नहीं आई थी। यहाँ पे ट्रेड देखो यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट में आई थी लिबरलाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो ट्रेड बैरियर्स, व्हाट इज ट्रेड बैरियर्स, तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा 2 मार्क्स क्वेश्चन में, व्हाट इज ट्रेड बैरियर्स, तो तुम वहाँ पे क्या करोगे। इसलिए मैंने चौथे नंबर क्वेश्चन में दे के रखा है कि व्हाट इज ट्रेड बैरियर्स, हाउ गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे अरे हमको तो पढ़ना था सिर्फ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन या फिर फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आप भैया कैसे ट्रेड बैरियर्स भी बता रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा ट्रेड बैरियर्स क्या है, फैक्टर्स है ग्लोबलाइजेशन का, तो तुम्हें ट्रेड बैरियर्स का भी डिफिनेशन पता होना चाहिए ना कि ट्रेड बैरियर्स क्या होता है और सरकार कैसे ट्रेड बैरियर्स का यूज कर रही है। क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम क्या करोगे, यही बोलोगे, आर्गूमेंट करोगे CBSE से कि मेरा सिलेबस से बाहर आ गया। नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं है, ये तुम्हारा उसी के अंदर का है क्योंकि फैक्टर्स है, ठीक है। ट्रेड बैरियर क्या कहते हैं, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन ट्रेड, जो ट्रेड पे तुम्हारा जो तुम व्यापार जो हो रहा है उस पर कोई प्रतिबंधित लगा देना है, एक तरीके का तुम्हारा ट्रेड बैरियर होता है। तो ट्रेड बैरियर किस तरीके से सरकार यूटिलाइज करता है ट्रेड बैरियर का, तो दीज आर द थिंग्स यहाँ सेकंड पॉइंट में मैंने लेके रखा है। इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए फॉरेन ट्रेड को एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इच शुड कम इनटू द कंट्री, डिसाइड करता है कि किस तरीके का तुम्हारा सामान लेन देन हो सकता है या फिर किस तरीके का सामान और कितना सामान तुम्हारे देश में आ सकता है और देश से बाहर जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स, इसको रेगुलेट करने के लिए, उसकी मात्रा को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ट्रेड बैरियर का उपयोग किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन व्हाट 3 ways हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे भैया बोलेगा क्या कि भैया हमको तो अब पढ़ना था फैक्टर्स तक ही, तो आप ये क्या बता रहे हैं। अरे भाई ये भी तुम्हारा फैक्टर्स ही था, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। तो तुमको डायरेक्ट ना क्वेश्चन पूछ के फैक्टर्स के बारे में यही पूछ देगा तो तुम क्या करोगे, आर्गूमेंट करोगे कि ये हमको नहीं आता है वगैरह वगैरह। अरे भाई ये फैक्टर्स है तुम्हारा, तो इसको तुमको घुमा कर क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कैसे वर्कआउट कर रहा है। 3 तुमको तरीका बताना है, मैंने 5 पॉइंट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तुम यहाँ पे रीड आउट कर लेना कि जैसे देखो गुड्स नाउ भी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली, लिबरलाइजेशन की वजह से ट्रेड पे जो लिबरलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ढील छोड़ना, ठीक है। तो गुड्स क्या हो रहा है, आसानी से सामान का लेन देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है इजिली। कंपनीज कैन सेट दियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एनी अदर कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई भी अदर देश में, कोई भी दूसरे देश में कंपनीज इजीली अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप कर पा रही है, अपने ब्रांच खोल पा रही है। द प्रोसेस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंक्रीज, और जो तुम्हारा प्रोसेस है फॉरेन ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का, ये भी तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है MNC के द्वारा। MNC मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और डोमेस्टिक कंपनीज आर फ्री टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड, और उसको एकदम खुले में आज़ादी मिला है कम्पीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स को पूरे वर्ल्ड के सामने, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन एनी 3 सोशल वैल्यूज विच आर प्रमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तुम पढ़े, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब तुमसे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ना पूछ करके यही पूछ देगा एक्सप्लेन एनी 3 सोशल वैल्यूज। तुम अब 3 सामाजिक नैतिकता या सामाजिक वैल्यूज बताओ जो कि प्रमोट किया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। तो दिस आर द थिंग्स, क्या सब हो रहा है तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस, तुम्हारा रैपिड इंटीग्रेशन एंड कनेक्शन हो रहा है। जानते ही हो कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, रैपिड तुम्हारा इंटीग्रेशन और कनेक्शन बिटवीन अदर कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सेकंड में कह रहा है कि इट प्रमोट वर्ल्ड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब क्या, पूरे विश्व में भाईचारा फैलाया जा रहा है अमॉन्ग सिटीजन्स के बीच, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के सिटीजन के बीच भाईचारा का संदेश फैलाया जा रहा है भूमंडलीकरण के द्वारा, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग पीपल एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो देखो आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करते हुए यहाँ पे डिफरेंट लोगों के बीच समानता और डिफरेंट कंट्रीज के बीच इक्वलिटी लोगों के बीच यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वली मिल सके, ठीक है। देखो ये ग्लोबलाइजेशन जो है, भूमंडलीकरण जो है तुम्हारा प्रमोट कर रहा है इक्वलिटी अमॉन्ग द पीपुल, समानता को एकदम प्रमोट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के सामने बाय वर्ल्ड, बाय प्रमोटिंग क्या करके
इक्वलिटी कैसे प्रमोट कर रहा है? बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक रूप से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपुल। यूनिटी और एकता और इंटीग्रेशन तुम्हारा लोगों के बीच फैला रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है लोगों के बीच कि हाँ हम लोग को साथ मिलकर रहना है, समझना है, देश को चलाना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन प्रमोट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। देखो सांस्कृतिक एक्सचेंज, संस्कृति जो होता है, ठीक है, ट्रेडिशन कल्चर, ये तुम्हारा भी लेन देन एक्सचेंजेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ का ट्रेडिशन तुमको बाहर देखने को मिलता होगा, तो किसके द्वारा हो रहा है? ये सब भूमंडलीकरण के द्वारा हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि बाहर के लोग भी इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर भी बाहर के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस आर द थिंग्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमारा लास्ट तुम्हारा पॉइंट और लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या कह रहा है, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है कि सजेस्ट एनी 3 वेज बाय विच ग्लोबलाइजेशन कैन बी मेड फेयरर सो दैट इट्स बेनिफिट ऑल पीपुल। मतलब तुमको 3-4 तरीका बताना है जिससे ये साबित तुम कर सको कि ग्लोबलाइजेशन लोगों के लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है। तो दिस आर द थिंग्स। तो तुम इसको कैसे प्रूव करोगे? तो पहला पॉइंट में क्या कर रहा है तुम्हारा, गवर्नमेंट तुम्हारा इंश्योर कर रहा है लेबर राइट्स को, ताकि उनके राइट्स के लिए भी सब चीज़ एकदम इंश्योरिटी रहे, ठीक है कि नहीं, सब चीज़ श्योरिटी रहे। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। मतलब जब तक जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं, जब तक कि वे बड़े रूप से उभरना चाहते हैं, तब तक उनके सपोर्ट करने का एक साधन बना है, ठीक है। तो क्या एक तरीके का, अगर हम एक प्रोड्यूसर हैं, सपोज छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं, और हमको सरकार अगर प्रमोट कर रही है, सरकार अगर हमको हेल्प आउट कर रही है कि हम मतलब अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने परफॉर्मेंस को मतलब इन्हांस करके स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएं, तो बहुत अच्छी बात है। दीज आर द बेनिफिट्स फॉर मी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि पीपल कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन थ्रू मासिव स्ट्रगल मूवमेंट। और सभी साथ में कंट्रीब्यूट करके, सभी साथ में आकर के, मिलजुल करके, ठीक है, सब एकदम स्ट्रगल करके एक फेयर ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल और पारदर्शिता, ठीक है, जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी दिखा सकता है फेयर ग्लोबलाइजेशन का, सब साथ आकर के, ठीक है। तो यहाँ पे जनता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सब साथ आकर मैसिव स्ट्रगल और मूवमेंट चला के ग्लोबलाइजेशन को एक फेयरली रूप से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट कैन पुट प्रेशर ऑन WTO टू मेक पॉलिसीज फेयर, ठीक है। और सरकार तुम्हारा क्या करती है ताकि WTO जो तुम्हारा है वो एक अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ को लाए जो कि लोगों के लिए लाभदायक हो, ठीक है, और पॉलिसीज़ फेयर हो लोगों के लिए। तो दिस आर द बेनिफिट्स फॉर द पीपुल, ठीक है। तो सरकार जितना हो सकती है वो कर रही है लोगों के लिए, ताकि वे अपने आप को एक अच्छे तरीके से स्टेबल रूप से देख पाए ग्लोबलाइजेशन के तहत, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस आर द थिंग्स। तो हमारे चैप्टर में दोस्तों यही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमको ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा तुम्हारे टॉपिक में और कुछ है नहीं, जान कोई दम नहीं है। इस चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों। आई होप तुम लोगों को बहुत ईजिली हर चीज़ समझ आ गया होगा। एकदम गारंटी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते हुए पूरा गए होगे तो तुम्हारे दिमाग में सारा क्वेश्चन चला गया होगा। आंसर्स को रीड आउट करो, देखो और समझो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना है, ठीक है, और भी क्वेश्चन देखना है। अगर तुमको इससे मन नहीं भरा है और नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे नहीं भी आ रहे हैं उसको भी देखना है, तो तुम ओल्ड वीडियो को मेरे देख सकते हो, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करके रखे हैं, ठीक है, और इसमें मैंने आंसर भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो इसको रीड आउट करो और प्रैक्टिस करो। और मैंने ऑलरेडी दोस्तों पूरा SST में सारे चैप्टर्स का, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और तुम्हारा सिविक्स में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करके रखा है। 1 शॉट अवेलेबल है सारे चैप्टर के। तो क्लास 10th न्यू 1 शॉट प्लेलिस्ट तुम जाके चेकआउट कर सकते हो और प्लेलिस्ट का फायदा उठा सकते हो। उसमें नोट्स बेहतरीन मैंने प्रोवाइड करके रखा है, NCERT वाइज, NCERT कवर्ड नोट्स से पूरा लाइन बाय लाइन मैंने समझा के रखा है सारे चैप्टर को। और तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने देकर रखा है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है दोस्तों। हर चैप्टर का मैंने प्रोवाइड करके रख दिया है। साइंस का भी प्लेलिस्ट है, साइंस के भी मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा के रखे हैं, क्वेश्चंस करवा के रखे हैं, तो तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और मैथ्स में भी रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो 100% रहता है कि आता है एग्जामिनेशन में, मैंने बता के रखे हैं, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और इसी तरह साहिल भाई को सपोर्ट दिखाते रहो। 1000 सब्सक्राइब के बहुत ही हम लोग करीब हैं दोस्तों। अगर कुछ दिनों में 1000 सब्सक्राइब हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल बात होगी कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1000 सब्सक्राइब जल्दी से करवा दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।